सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्यों होता है, किस लिए होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो मान लीजिए, आप ये इमेजिन करिए कि आप एक बहुत पावरफुल ग्राफिक कार्ड हैं, आपके पास बहुत ताकत है, आप GTX 1080 Ti हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं और रास्ते में एक कार खड़ी है जो कि स्टार्ट नहीं हो पा रही है, और आप उसको धक्का देंगे तो हो सकता है कि वो स्टार्ट हो जाए आपके धक्का देने से। तो आप क्या करते हैं, आप कार को स्टार्ट करवाने के लिए, कार को धक्का देने के लिए चले जाते हैं आगे, और आप कार को सामने से, फ्रंट की तरफ से पीछे की तरफ धक्का देने लगते हैं, यानी कि उल्टा धक्का देने लगते हैं। अब ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि कार स्टार्ट होगी, लेकिन आप ऐसा करते क्यों हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप ठहरे ग्राफिक कार्ड, आप एक पावरफुल ग्राफिक कार्ड हैं, लेकिन आप सोचने का ज़्यादा काम नहीं करते। आपको ये नहीं पता कि धक्का पीछे से देना चाहिए या आगे से देना चाहिए। तभी अब कहानी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हम फिर से मान लेते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं पे, आप एक बहुत पावरफुल ग्राफिक कार्ड है और रास्ते में एक कार खड़ी है जो कि स्टार्ट नहीं हो पा रही, उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और आप उसको धक्का देने के लिए जाते हैं। तभी एक आदमी एक टीम से निकल के आता है, उस आदमी का नाम है डायरेक्ट 3D। वो आपसे ये कहता है कि पीछे से धक्का दो, पीछे से। तो आप क्या करते हैं, आप पीछे से धक्का देने लगते हैं कार को। तो जब आप कार को पीछे से धक्का देते हैं तो होता ये है कि कार थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाती है, और ऐसे क्या होता है कि कार सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाती है। अब जो डायरेक्ट 3D जो था, वो एक टीम का मेंबर था। उस टीम में बहुत सारे लोग हैं, जैसे डायरेक्ट ड्रॉ, डायरेक्ट म्यूज़िक, डायरेक्ट साउंड, डायरेक्ट प्ले, और इनकी टीम का नाम है डायरेक्ट एक्स। अब हम थोड़ा सा रियल, ये तो स्टोरी थी, मतलब एक ऐसी फिक्शनल स्टोरी। अब हम थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हकीकत में चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स एक API का कलेक्शन है। अब ये API क्या होता है, इस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स के बिना आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे टेक्सचर्स का, शेडर्स का लोड कैसे लेना है और कैसे गेम को रन कराना है। अब जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्ट टैक्स एक API का कलेक्शन है। तो ये API क्या होता है? तो देखिए, API होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और बहुत से लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि अब ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है। तो देखिए, आप ये समझ लीजिए कि ये एक कोड होता है दो कोड के बीच में। ये दो कोड को आपस में इंटरेक्ट कराने का काम करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए मुझे हिंदी आती है और उधर वाले पर्सन को, जो मेरे सामने खड़ा है, उसे चाइनीज़ आती है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती। तो बीच में एक तीसरा इंसान है जिसे चाइनीज़ भी आती है और हिंदी भी आती है, तो वो हम लोगों की बात करवा सकता है, वो हम दोनों को इंटरेक्ट करा सकता है। तो इस तरीके के कोड को कहते हैं API। अब एक क्वेश्चन लोगों के मन में ये भी आएगा कि क्या दो चीज़ें डायरेक्ट आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकती? क्या उनको ऐसा बनाया नहीं जा सकता? API को रखा ही क्यों गया है? API का कॉन्सेप्ट ही क्यों है और किस लिए? तो देखिए, API को रखने के बहुत रीज़न होते हैं, एक लेयर बनाने के बहुत सारे कारण होते हैं, इससे बहुत सारे हमें फ़ायदे होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप चाहते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाज़ार में बिके, लोग इसकी की परचेज़ करें, इसका लाइसेंस परचेज़ करके इसे ख़रीदें, और वो एक क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप नहीं चाहते कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई फ्री में यूज़ करे, कोई इसे मॉडिफाई करके अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना ले। मतलब वो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं है, वो विंडोज़ की तरह है, जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, जिसको दूसरी कंपनियां उसकी नकल नहीं कर सकती, और ये करना गैरकानूनी होगा। तो आप ये भी चाहते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम्स बने, एप्लीकेशन बने। अब जो कंपनियां आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम बनाएंगी, एप्लीकेशन बनाएंगी, वो आपसे मांग रही हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड, कि हमको नहीं पता तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना है, हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड दो, तो हम उसके हिसाब से प्रोग्राम्स और ऐप्स बनाएंगे। अब आप तो भाई अपने मन में ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने सोर्स कोड दे दिया तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोन तैयार हो जाएगा, मार्केट में नकल तैयार हो जाएगी, मैं अपना सोर्स कोड नहीं दे सकता। तो आप क्या करते हैं, आप उन्हें एक तीसरा कोड दे देते हैं। मतलब कि आप एक अलग से उन्हें एक कोड दे देते हैं। आप उनसे कहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम्स, अपने ऐप्स इस कोड के हिसाब से डिज़ाइन करो, इस कोड के हिसाब से बनाओ, ये कोड मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कंपैटिबल है, तो आपके प्रोग्राम्स, आपके ऐप्स भी मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के संग कंपैटिबल हो जाएंगे।
तो ये एक एग्ज़ाम्पल है एपीआई का। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और देता हूँ कि जैसे कि आप ऑनलाइन फ़्लाइट बुक करते हैं या टिकट बुक करते हैं, तो एक तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कर सकते हैं और एक आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से कर सकते हैं। तो जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से इंटरेक्ट करके ही आपके टिकट को, आपके होटल को बुक करती हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। अब जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट उसको अपने डेटाबेस में एक्सेस नहीं देती कि तुम हमारे डेटाबेस में घुस के टिकट बुक कर लो और हमारी इन्फॉर्मेशन ले लो और अपने हिसाब से दूसरे की इन्फॉर्मेशन डाल दो और डेटाबेस में चेंजेस कर दो। ऐसा नहीं होता है। जो इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी वेबसाइट ने कलेक्ट करी है एपीआई के थ्रू, यानी कि जो बीच की लेयर है उसके थ्रू जो है ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट के पास जाती है। फिर एपीआई के थ्रू ही जो है बीच में इन्फॉर्मेशन जो है चेंज होती है, टिकट यहाँ से यहाँ आता है। तो इस तरीके से काम होता है। और जो ट्रांजैक्शन होता है वो भी ऐसे ही होता है, एपीआई के थ्रू ही होता है। उसके बीच में और भी कई लेयर होती हैं। तो इस तरीके से एपीआई काम करता है। एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट होती है उनमें लिखा रहता है साइन अप। तो जब आप साइन अप पे जाएंगे तो आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ती हैं, डेट ऑफ बर्थ। लेकिन एक ऑप्शन होता है लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद जीमेल। अब क्या होता है, लॉगिन विद जीमेल या लॉगिन विद फेसबुक आप करते हैं तो फेसबुक पे वो इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो ये वेबसाइट जानती है कि आप ऑलरेडी फेसबुक पे अगर आपने अकाउंट बनाया है तो आपने उसने सब कुछ पहले ही वेरीफाई कर लिया होगा, आपका फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो वो आपकी बेसिक चीज़ें जो है फेसबुक से ही ले लेता है कि हमें आईडी बनाने भर की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दो। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी वो फेसबुक के डेटाबेस को तो एक्सेस करेगा नहीं। तो बीच में क्या आती है, बीच में एक लेयर आती है, उस लेयर को हम कहते हैं एपीआई। तो अब डायरेक्ट एक्स का पर्पस क्या है। अब हम अपने विंडोज़ पे आ जाते हैं, डायरेक्ट एक्स पे आ जाते हैं। डायरेक्ट एक्स का क्या पर्पस है? क्या बिना डायरेक्ट एक्स के ग्राफिक्स कार्ड काम नहीं करते? क्या बिना डायरेक्ट एक्स के हम गेम्स नहीं खेल पाते? तो देखिए, अगर मान लें हम बात करें PS4 की या Xbox One की, तो एक PS4 है, एक Xbox One है। अलग अलग वर्जन इनके भी आते हैं, माइनर चेंजेस होते हैं उसमें। लेकिन एक पीसी सिर्फ एक पीसी नहीं होता है, पीसी दूसरे पीसी से कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटेल HD ग्राफिक्स, तो कोई इंसान यूज़ कर रहा होगा वेगा 64, तो कोई यूज़ कर रहा है GT 610, तो अगला यूज़ कर रहा है 750 Ti, तो कोई यूज़ कर रहा है GTX 1060। तो एक पीसी दूसरे पीसी से कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। ऐसे में अगर हम मान लीजिए डायरेक्ट ग्राफिक्स कार्ड को गेम के साथ इंटरेक्ट कराते बिना एपीआई के थ्रू, बिना डायरेक्ट एक्स के थ्रू, तो होता ये कि गेम को जो है डायरेक्ट ग्राफिक कार्ड के हिसाब से बनाना पड़ता। यानी कि ये गेम बना है डायरेक्ट एक्स कह रहा हूँ, ये गेम बना है GTX 1060 पे चलने के लिए। तो ये गेम अब इंटेल HD ग्राफिक्स पे नहीं चलेगा, उसके लिए एक अलग गेम पूरा बनाना पड़ेगा या उसको पोर्ट करना पड़ेगा HD ग्राफिक्स पे। तो HD ग्राफिक्स के लिए एक अलग गेम आएगा, जो कि जिनके पास GTX 1060 है उस पर वो गेम नहीं चलेगा, या जिनके पास 1070 है उस पर वो गेम नहीं चलेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक बीच में एक लेयर बनाई, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने लेयर बनाई। अब जो ग्राफिक्स कार्ड हैं वो कंपैटिबल हो गए डायरेक्ट एक्स के संग, गेम कंपैटिबल हो गए डायरेक्ट एक्स के संग। अब ये दोनों डायरेक्ट एक्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर ये लेयर बीच में ना होती तो हमें गेम को ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से बनाना पड़ता। और GTA 4 मान लीजिए 750 Ti पे चलता है, तो हो सकता है GTA 4 जो है वो रेडियन के ग्राफिक्स कार्ड पे ना चलता, इंटेल HD ग्राफिक्स पे ना चलता, और जो एनवीडिया के जो लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड हैं वो उस पर भी ना चल पाता जब तक उसका एक नया वर्जन तैयार ना किया जाता। वो सिर्फ GTX 750 Ti पे ही चलता। लेकिन अब क्योंकि वो चलता है डायरेक्ट एक्स पे और ग्राफिक्स कार्ड कंपैटिबल है डायरेक्ट एक्स के साथ, तो जितने भी ग्राफिक्स कार्ड डायरेक्ट एक्स के साथ कंपैटिबल हैं वो उस गेम को चला देंगे। ग्राफिक्स कार्ड गेम्स के संग कंपैटिबल नहीं होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड कंपैटिबल होते हैं डायरेक्ट एक्स के संग। गेम्स ग्राफिक्स कार्ड के संग कंपैटिबल नहीं होते हैं, गेम्स कंपैटिबल होते हैं डायरेक्ट एक्स के संग। तो ये दोनों ऐसे आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं। अब ये तो बात हो गई डायरेक्ट एक्स की, डायरेक्ट एक्स सपोर्ट की। लेकिन अभी तक मैंने उस डायरेक्ट एक्स की बात नहीं करी है जिसको आप डाउनलोड करते हैं, जो होता है डायरेक्ट एक्स का SDK बंडल। जो डायरेक्ट एक्स का जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है। ये तो डायरेक्ट एक्स का सपोर्ट था विंडोज़ में।
अब वो होता है डायरेक्ट टेक्स्ट का, जैसा कि मैंने बताया SDK बंडल, जिसके अंदर होती हैं बहुत सारी लाइब्रेरीज़। उस लाइब्रेरीज़ में होते हैं बहुत सारे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, प्री डिफाइंड फंक्शंस और ऐसे ही बहुत सारे कोड्स, हेडर फाइल वगैरह। अब बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या हेडर फाइल, क्या प्री डिफाइंड कोड्स, क्या प्री डिफाइंड फंक्शन। तो मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपको एक गेम बनाना है। उस गेम के लिए आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती। तभी आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाता है, एक ऐसा प्रोग्राम मिल जाता है जिसमें एक बटन दिया हुआ है गन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं गन प्रकट हो जाती है, गन आ जाती है। आपने एक ऑप्शन दे रखा, बटन दे रखा सिटी पे जैसे ही क्लिक किया सिटी आ गई, कार पे क्लिक किया कार आ गई। तो ये सिटी कार आ कैसे रही? क्योंकि सिटी और कार उस सॉफ्टवेयर में पहले से ही डिफ़ाइन है, यानी कि ये प्री डिफ़ाइन है, ये पहले से ही बने हुए हैं। तो आप पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट, पहले से बने हुए फंक्शन को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एक गेम बना सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम को हम SDK कहते हैं। जैसे एंड्रॉयड का SDK आता है, तो उसमें क्या होता है कि आप ऐप्स वगैरह बना सकते हैं प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके। अब ये जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं, ये कई सारे गेम्स की रिक्वायरमेंट बन जाते हैं। बहुत सारे गेम्स को बहुत सारे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है जो कि डायरेक्ट टेक्स्ट एक्सटेंशन में होते हैं। अब मान लीजिए डायरेक्ट टेक्स्ट मतलब एक्सटेंशन में, तो मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कोई डायरेक्ट टेक्स्ट का DLL एक्सटेंशन, कोई DLL फाइल नहीं है, कोई प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको उस गेम की ज़रूरत है। तो उस गेम में ये एरर आएगा D3DX9_4.3 इज़ मिसिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर, या X इनपुट 1.3 इज़ मिसिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर। इस तरीके के एरर आएंगे अगर उस गेम को उस प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट या प्री डिफाइंड फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे में उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप उस DLL को मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हैं जो DLL वो मांग रहा है, या फिर आप डायरेक्ट टेक्स्ट का बंडल इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो ऐसे आपके जो गेम्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, प्री डिफाइंड कोड्स की, वो पूरी हो जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट टेक्स्ट क्या है। डायरेक्ट टेक्स्ट API है। डायरेक्ट टेक्स्ट के थ्रू आपके ग्राफिक कार्ड और आपकी गेम्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और जो डायरेक्ट टेक्स्ट आप डाउनलोड करते हैं वो होता है डायरेक्ट टेक्स्ट SDK, जिसमें होते हैं पहले से बने बनाए कोड, यानी कि प्री डिफाइंड कोड्स, हेडर फाइल्स, फंक्शंस वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। फिलहाल को इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।